देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ। टू बॉडीज आर थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। दो बॉडीज थी, कोई भी दो रिजिड बॉडीज थी, उनको फेंका गया, एक को 45 डिग्री पे, एक को 60 डिग्री पे, यानी प्रोजेक्ट किया गया। इफ द बॉडी इज अटेन द सेम वर्टिकल हाइट, उन दोनों की जो मैक्सिमम हाइट अटेंड थी वो सेम थी दोनों के केस में। अब आपको रेशियोज ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज, रेशियोज ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटीज आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का, h इक्वल टू यू स्क्र साइन स्क्र थीटा अपॉन 2g। h इक्वल टू यू स्क्र साइन स्क्र थीटा अपॉन 2g। तो ये फॉर्मूला बेटा आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको आप दो बार अप्लाई करो, एक बार u1 के केस में, एक बार u2 के केस में। u1 आपकी वेलोसिटी वो होगी जो 45 डिग्री पे, ये मैं मान लेता हूँ। u2 वो होगी जहाँ पे 60 डिग्री एंगल रहेगा। एक बार u1 की वैल्यू डाल के अप्लाई करो, एक बार u2 के लिए। तो जो है h आएगी, इस केस में h1 मान लेते हैं, h1 आएगी, इसमें h2 आएगी। तो पहले h1 और h2 दोनों को इक्वेट कर दो। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है कि सेम वर्टिकल हाइट आएगी। फिर बेटा एक बार u1 के साथ किया, एक बार u2 के साथ। यहाँ पे देखो u1 साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2g, u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाई 2g। तो 2g दोनों साइड सेम है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों ही केस में सेम है। तो 2g से 2g उड़ जाएगा। इसको रीअरेंज करोगे ऊपर वाले टर्म को, तो u1 बाई u2 इसका होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी √3/2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन 60 होता है √3/2 और साइन 45 होगा 1/√2। इन दोनों का स्क्वायर ले लो। फिर इसको दोबारा से सोल्व करोगे तो u1/u2 आएगा आपका √3/2। ये वेलोसिटीज आ गई। अब यहाँ से दो कंक्लूजन निकलते हैं। एक तो ये कि अलग अलग बॉडीज होंगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी को या हाइट अटेंड को। मतलब क्या हुआ कि अगर आप अलग अलग, यहाँ पे मास इंडिपेंडेंट है सारा खेल, क्योंकि मास का कोई खेल आया नहीं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में ये या जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, वहां पे मास का कोई खेल है नहीं। जितना मास होगा बॉडी का, उतना ही उसके ऊपर फोर्स ऑटोमेटिकली एक्सर्ट हो जाएगा, बिकॉज जो कांस्टेंट थिंग है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ए कांस्टेंट थिंग, और क्योंकि जितना भी बॉडी का मास होगा उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली फोर्स ऑफ ग्रेविटी उतना ही उस पर लग जाएगा। तो प्रोजेक्शन के केस में ओनली थिंग दैट इज वेरिएबल इज स्पीड और प्रोजेक्शन एंगल, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन एट द प्रोजेक्शन एंगल। ठीक है, तो ये एक चीज यहां से ध्यान रखो बेटा। ठीक है, अब इसमें आप कर लो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करो सब बच्चे। जो कल पढ़ा था वो याद है ना, एक बार याद दिलाऊं? कितने बच्चों को लगता है कि एक बार फिर से बता दूं वो फटाफट से? चलो करो इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करो। किनका हुआ भाई, हुआ किसी का? देखो 4 बॉडीज पी क्यू आर एस, 4 अलग अलग बॉडीज हैं। दे आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद इक्वल वेलोसिटीज। जो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी थी वो इक्वल है चारों के केस में, बट एंगल्स अलग अलग है। एक का एंगल 15 डिग्री, एक का 30, एक का 45, एक का 60। तो जो पी को प्रोजेक्ट किया गया वो 15 डिग्री एंगल पे, क्यू को किया थोड़ा सा ज्यादा, आर को थोड़ा और ज्यादा, और एस को 60 डिग्री पे। तो अलग अलग प्रोजेक्शन एंगल है। अब द बॉडीज है जिसका शॉर्टेस्ट रेंज होगा, रेंज जिसकी शॉर्टेस्ट होगी वो आपको बताना है, व्हाट विच वन विल बी द शॉर्टेस्ट रेंज। रेंज का फॉर्मूला सर डायरेक्ट लगा लो। हाँ
हाँ, रेंज का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लो, या जैसे मैंने याद कर रखा है टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपन जी, ये होता है। और रेंज क्या होती है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट क्या था, यू कोस थीटा था। यू कोस थीटा को टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो 2u साइन 2 थीटा ये आएगा बेटा। जो रेंज का फॉर्मूला आता है वो आएगा आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी दिख नहीं रहा होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आता है हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के फॉर्मूले से आप फाइंड आउट करो मुझे कि विच वन विल बी द शॉर्टेस्ट रेंज। शॉर्टेस्ट रेंज किस केस में होगी, पी क्यू या आर या एस? हाँ, पांच सर बच्चों। पी। ऑप्शन ए आया। यस सर। ठीक है, अब जिनका आ गया वो लोग एक और बात बताओ कि विच वन विल बी द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रेंज, लॉन्गेस्ट हॉरिजॉन्टल रेंज किसके केस में होगी, ये और चीज बताओ। विच वन विल बी द लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल रेंज, पी क्यू आर या एस? पी क्यू आर या एस कौन से में सबसे ज्यादा होगा हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू? शॉर्टेस्ट तो हो गई 15 डिग्री में, मान लिया आपकी बात। लार्जेस्ट किसके केस में होगी? सर एस वाले में, एस वाले में होगी। ठीक है, रेंज इज इक्वल, किसी को ये लगता है कि क्यू या आर में से किसी की होगी? फॉर्मूला तो होता है ये, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब आपको वैल्यूज है, देखो यू स्क्वायर, आप यू आपको दे दिया कि यू इज कांस्टेंट फॉर एवरीबॉडी। क्यों? प्रोजेक्शन वेलोसिटी सेम है, इक्वल वेलोसिटी, ठीक है जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू तो कांस्टेंट था ही। तो बात ये आई कि ये जो आर का फॉर्मूला है इसमें यू स्क्वायर बाय जी, ये तो सब सारे के सारे केसेस के लिए बराबर है। अब बस मुझे ये देखना है कि जिस भी केस में साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसमें ओरिजेंटल रेंज मैक्सिमम होगा, जिसमें साइन 2 थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी वहां पे ओरिजेंटल रेंज मिनिमम होगा। तो अब देखो, फर्स्ट केस है, देखो 15 डिग्री का साइन 2 थीटा में 15 डिग्री सेट करोगे तो 15 डिग्री इंटू 2 करो तो 2 थीटा मिलेगा 30 डिग्री, यानी साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन ऑफ 30 डिग्री क्या आएगा, पी के केस में आएगा साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30 होता है 1/2। क्यू, आर और एस, इन चारों के चारों केसेस को मैं लिखता हूँ। क्यू में क्या है एंगल 30, 30 का डबल करो 60, साइन ऑफ 60 इज √3/2, 45 है। 45 के केस में 45 के केस में क्या आएगा, 2 थीटा इज गोइंग टू बी 90, साइन ऑफ 90 इज 1, साइन ऑफ 90 इज 1, एंड ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री का डबल करो 120, यानी कि साइन ऑफ 120 डिग्री, ये क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होने वाला है पहली बात तो। और सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एस था भाई, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो स्कूल वाले में साइन पॉजिटिव, दिस मीन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आएगा, एंड दिस विल बी लाइक साइन ऑफ 90 + 30, ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन 90 + थीटा। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से पार हो गया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री का एंगल। तो 30 डिग्री का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में वो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, √3/2, ठीक है। ये वैल्यू आएगी साइन ऑफ 120 डिग्री की। तो अब आपको ये सारे के सारे कैलकुलेशन मिल गए। अब आप ये बात बताओ कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, किसके करस्पॉन्डिंग, पी क्यू या आर या एस? साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम किसके करस्पॉन्डिंग है, पी ऑब्जेक्ट के, क्यू ऑब्जेक्ट के, आर या एस? ये चार अलग अलग बॉडीज है ना, तो इनको अलग अलग एंगल से प्रोजेक्ट किया गया। तो आप ये बताओ कि मैक्सिमम किसके केस में होगा ये? अरे बता दो भाई, 1/2 से छोटा, 1/2 से बड़ा तो 1 हो गया, और √3/2 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 समथिंग, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 1 से तो नीचे ही हो जाएगी, 1 से तो नीचे ही आ जाएगी ना। √3 क्या होता है, √3 की वैल्यू बताओ एक बार, क्या होती है, क्या होती है? मुझे तो ये याद है 1.732 ऐसा कुछ होता है ना। तो यस सर। 1.732 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 0.8 समथिंग समथिंग। तो 0.8 इज ऑलवेज लेस देन 1,
तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, R आर के करस्पॉन्डिंग। तो ऑब्जेक्ट आर है, उसकी मैक्सिमम रेंज होने वाली है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ना कि एस की। थीटा बड़ा, इसका मतलब साइन थीटा बड़ा नहीं होता भाई। हाँ ये बात ठीक है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रूल लागू होता है कि थीटा बढ़ता जाएगा तो साइन थीटा बढ़ता जाएगा। अगर ऐसा होता कि जैसे थीटा बढ़ता जाए वैसे साइन थीटा बढ़ता जाएगा, तो क्या ये ग्राफ साइन थीटा का ऐसा आ सकता था भाई? यहाँ तो इसके बाद जब थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा घट भी तो रहा है इधर, इस वाले जगह पे। फिर थीटा बढ़ेगा तो और घट गया, फिर बढ़ना स्टार्ट होगा। तो आपको ये देखना होगा कि साइन 2 थीटा की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम है, और मैक्सिमम है यहाँ पे 45 के केस में। ये चार जो केसेस गिवन है, इन चारों में मैक्सिमम जो है दैट इज ऑन 45 डिग्री। 45 डिग्री पे साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है, और वही है 1 के बराबर। अब बात यह है कि 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, साइन साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो नहीं सकती, नहीं हो सकती ना भाई। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, भूल गए? साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, कोस थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। अब आर के केस में ये 1 आ गई, तो दिस मींस दिस इज द मैक्सिमम केस। तो 45 डिग्री के एंगल पे जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करोगे, तो जो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज आएगा, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट विल बी मैक्सिमम इन द केस ऑफ 45 डिग्री अप अमंग दीज 4 केसेस। इन चारों केसेस में सबसे ज्यादा रेंज होने वाली है 45 डिग्री पे, और मिनिमम होने वाली है 15 डिग्री पे। अब एक और यहाँ से कंक्लूजन आपको बताता हूँ कि रेंज जो है, हॉरिजॉन्टल रेंज, अगर वो मैक्सिमम चाहिए आपको, तो 45 पे फेंक दो। क्यों? क्योंकि 45 के केस में साइन 2 थीटा की जो वैल्यू आई थी, वो मेरी आई थी साइन ऑफ 90 एंड दैट इज 1। अब 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, मतलब यही है मैक्सिमम वैल्यू। और यही है मैक्सिमम मतलब कब, 45 डिग्री। आंख बंद करके याद कर लो कि जब आप 45 डिग्री पे किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करोगे, तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना मैक्सिमम कवर करेगा। यह बात आप याद कर लो। और बाकी इसके अलावा जितने एंगल आएंगे आप साइन 2 थीटा कैलकुलेट करोगे और उसके करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, अब देखो ये कुछ ऐसी कहानी हुई, यहाँ पे देखो। ठीक है, आपको गिवन एंगल से 15 डिग्री, 15 डिग्री पे इतना गया, ठीक है जी। और दूसरा एंगल था 30 डिग्री, 30 पे इतना आया। फिर तीसरा एंगल गिवन था 45, 45 पे सबसे आगे गया ये इधर। और फिर बचा 60, 60 पे वहीं आया जहां 30 पे था। इसमें हमारी वैल्यू थी 1/2, टू 15 के केस में। 30 और 60 के केस में √3/2 थी साइन 2 थीटा की वैल्यू, और 45 के केस में 1 थी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप राइट साइड में बढ़ रहे हो, तो 45 के बाद कुछ नहीं होगा। 45 से अगर एंगल बढ़ा रहे हो तो रेंज घटेगी, इससे आगे नहीं जा सकता, इधर कोई नहीं जा सकता। इससे 45 के राइट साइड में ग्रीन शेडेड है, इस एरिया में जा ही नहीं सकता ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस केस, और 1 में मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो एवरी अदर रीडिंग विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस थिंग, तो इधर ही होगा। अगर आप थीटा बढ़ा भी रहे हो, देखो 60 किया तो बेटा 60 किया तो 45 वाले से लेफ्ट में आ गया, देखो दिख रहा है ना आपको भाई, यहाँ 45 था, जब आपने एंगल बढ़ाया 60 किया तो वो इधर आ गया, थोड़ा पहले गिर गया। फिर 75 कर दोगे तो थोड़ा और इधर आ गया, और 90 कर दोगे तो ऊपर गई, और फिर नीचे यहीं आ जाएगी। मतलब 90 डिग्री कर दोगे तो मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया और फिर वहीं के वहीं गिर गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल ही नहीं किया। दैट वाज द केस ऑफ, बताओ, दैट वाज द केस ऑफ फ्री फॉल। जब हम फ्री फॉल पढ़ रहे थे M1D में, मोशन इन 1D में, तो वही तो कर रहे थे, एक बार ऊपर फेंक दिया उधर ही नीचे का नीचे, वहीं के वहीं नीचे आ गया। तो दैट वाज द केस ऑफ फ्री फॉल। अगर थीटा प्रोजेक्शन 90 डिग्री हो जाता है तो फ्री फॉल आएगा। इसके इक्वेशंस जो आए ना हमारे हॉरिजॉन्टल रेंज के टाइम ऑफ फ्लाइट के, इनके अंदर थीटा 90 डिग्री पुट कर लो, और रिजल्ट वही आने वाले हैं जो आएंगे क्या, फ्री फॉल के। फ्री फॉल में जो भी रिजल्ट आए थे, तो ये वाली इक्वेशंस भी आप यूज कर सकते हो फॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। कितने बच्चों को ये सारी कहानी समझ आई? हैंड रेज करो जिन बच्चों को ये सारी कहानी समझ आई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सोल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
आपको सीधा फॉर्मूला दे रखा है, बट मैंने आपको कैलकुलेट करा के दिखा दिया। जहां भी थीटा साइन 2 थीटा की वैल्यू जहां मैक्सिमम होगी वही रेंज मैक्सिमम होगा, और दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू इज द 1, और वो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे आपको मिलने वाली है। एक और एंगल भी हो सकता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर मैं प्रोजेक्ट इसको इधर अभी इसको प्रोजेक्ट कर दूं, एक और ऑप्शन भी तो है, इधर प्रोजेक्ट कर दूं ये वाले 45 पे, और काउंट यहां से कर लूं तो 135 पे भी आ सकता है मैक्सिमम। ठीक है, वो बस डायरेक्शन का खेल है, अदरवाइज 45 डिग्री पे आपको मैक्सिमम रेंज मिलने वाली है। अब एक क्वेश्चन और कर दो बेटा आप लोग, फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 और कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 ये और अटेम्प्ट करो सब लोग। जिनका आंसर आ जाएगा वो हैंड रेज करना बेटा। देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 4/4 रूट 3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। आर की वैल्यू क्या है? 4√3 टाइम्स एच मैक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपको फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, आर इज इक्वल टू, आर क्या था भाई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा sin theta cos अपॉन theta जी, by g। है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये तो रेंज था। और हाइट एच मैक्स का फॉर्मूला था, ये क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इन दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट कर दो और बीच में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना 4/√3, फिर देखो क्या आता है। r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g, और r इज इक्वल टू 4/√3 टाइम्स एच मैक्स। ये दिया हुआ है, ये सारी कहानी आपको दे दी गई है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट थीटा वैल्यू, थीटा की क्या वैल्यू रहेगी। जिनका आंसर आ जाएगा हैंड रेज कर लो बेटा। सॉरी, क्या आंसर आया? सर ऑप्शन डी। सर 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है, मुझे भी नहीं पता, सोल्व करते हैं। सोल्व क्या करते हैं, आंसर देखते हैं। आपको समझा तो मैंने दिया ही था, क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर रहे थे ना। देखो बेटा, ये रिलेशनशिप दिया r इज इक्वल टू 4/√3 एच। दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको बताया, r का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, एच का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब r इज इक्वल टू 4/√3 एच है, तो हम लोग उसको उसी हिसाब से वैल्यूज डाल देंगे। और अब देखो क्या बचेगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर उड़ जाएगा, जी से जी उड़ जाएगा, और ये 2 से यहाँ 4 उड़ जाएगा, तो 2√3 आ गया। और मतलब क्या आया बेटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2√3 एंड साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड वाले को आप एक्सपेंड कर सकते हो। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 ऑफ साइन थीटा कोस थीटा,
2√3 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन थीटा उड़ा लो, यहाँ से स्क्वायर उड़ जाएगा, ये से यहाँ से ये 2 उड़ा लो। अब क्या बचेगा, इस कोस को राइट साइड में ले जाओ और रूट को इधर, √3 को इधर ले आओ। 1/√3 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि क्या हुआ, टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। यहाँ तक आ गए आप उसको एक्सपेंड करके। और थीटा की वैल्यू हमें पता है कि 1/√3 पे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है। टेंजेंट थीटा अगर 1/√3 हो तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं इससे अगले पड़ाव पे। ये वाली चीज मैंने आपको दिखाई थी कि रेंज की वैल्यू क्या रहती है। देखो, रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल शॉट विद सेम स्पीड, अगर इनिशियल स्पीड सेम रहे, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं असाइनमेंट में। अब बट डिफरेंट प्रोजेक्शन एंगल, अगर प्रोजेक्शन एंगल हमारे डिफरेंट हो बट इनिशियल जो प्रोजेक्शन स्पीड है वो रहने वाली है सेम, तो अब क्या करोगे आप, उसमें एक ऑब्जर्वेशन ये है कि कंसीडर द एंगल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल एज थीटा। थीटा एंगल आपने कर लिया कंसीडर। द रेंज ऑफ ट्रू प्रोजेक्टाइल व्हेन वन एंगल इज एट थीटा, क्या लिख रहा है यार ये, द रेंज ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स व्हेन वन इज एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज एट एंगल 90 माइनस थीटा। छोड़ो इसको, जो भी लिखता रहे, बात ये है कि अगर एक थीटा पे है ये पहला प्रोजेक्टाइल और दूसरा है 90 माइनस थीटा पे ये दूसरा प्रोजेक्टाइल, तो अगर ये केसेस हो रहे हैं तो दिस मीन्स उन दोनों की रेंज आने वाली है सेम, उन दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहेगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी सेम होना चाहिए पहले तो, दोनों बात ये है कि अगर ये u1 था और ये u2 था तो u1 इक्वल टू u2 होना चाहिए। ठीक है, पहला वाला प्रोजेक्टाइल थीटा पे प्रोजेक्टेड था, दूसरे वाला 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्टेड था, तो क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा कि दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आएगी। दैट इज द ऑब्जर्वेशन इन दिस केस। अब देखो, आपको ये तो पहले ही दिख रहा था कि अगर एक एंगल मेरा 15 डिग्री है, 15, तो 90 माइनस 15 क्या होगा, 75 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन की जो रेंज मेरी 15 डिग्री पे है वही रेंज होनी चाहिए 75 डिग्री पे। तो ये मेरी रेंज की वैल्यू थी। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो, जो 75 डिग्री पे इसको प्रोजेक्ट किया गया है यहाँ से, तो भी रेंज आई आपकी बराबर, बस एक ये ऐसे आके गिर जाएगा, दूसरा ऊपर जाएगा थोड़ा, फिर ऐसे आके गिर जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन है। इनिशियल वेलोसिटी सेम हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन खाली अलग अलग होगा, और अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री हुआ 90 के केस में, 90 जैसे 90 माइनस 15 हुआ, तो 75 एंड 15 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो उस हिसाब से आपकी सेम आएगी। दूसरा एंगल था 30 डिग्री, तो जो 30 पे होगा वही 90 माइनस 30 पे होगा, यानी 60 डिग्री पे भी रेंज सेम आएगी। देखो 60 वाला आपको ये दिख रहा है, जो रेंज 30 पे थी वही रेंज 60 पे है, दोनों के दोनों यहीं आके गिरेंगे। तीसरा 45 डिग्री दे रखा है, अब 45 के केस में 90 माइनस 45 भी क्या आएगा, 45 ही आएगा। ठीक है, तो आपको वही रेंज मिलने वाली है 45 के केस में। तो ये देखो, ये जो 45 पे थी, यानी दो बार ऐसा ही आएगा। तो अब इसी ये जो है वैल्यू ये 45 की है, तो आपको ये एक ऑब्जर्वेशन था तो यहाँ पढ़ लेंगे, वैसे आपको याद होगा, और याद नहीं है तो ये याद कर लो कि जो भी थीटा पे है वही रेंज आएगी 90 माइनस थीटा पे, अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम हो, when they are projected with same initial velocity but different projection angles। चलो, अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अब तक देखो क्या पढ़ा हमने, हमने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट को सर अगर आप किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो, उस एंगल को मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। उस एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी दे दी उसको u। अब जैसे ही आपने प्रोजेक्ट कर दिया ड्यूरिंग द पाथ, उस पाथ के ड्यूरेशन में उस ऑब्जेक्ट पे अदर देन ग्रेविटी कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे एक्सर्ट हो रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा कि दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। उस प्रोजेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया पाथ या उस ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेस किया गया पाथ, जिस पाथ से वो जाएगा उस पाथ को मैं बोलता हूँ ट्राजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो ट्राजेक्ट्री ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल दैट इज पाथ, और जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्टाइल है, जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और जो पाथ वो ट्रेवल करेगा उस पाथ को बोलते हैं ट्राजेक्ट्री। तो दैट इज ट्राजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल।
अब उस पाथ की इक्वेशन मुझे निकालनी है भाई, कोई पाथ है, वो कोई ना कोई शेप होगी, कोई ना कोई उसका मैथमेटिकल उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, तो उस पाथ की ही मुझे इक्वेशन निकालनी है। तो वही देखने वाले हम नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशंस ऑफ मोशन लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे अलग अलग, ताकि हमें फाइनली वाई के टर्म्स में एक इक्वेशन मिल सके, वाई और एक्स का रिलेशनशिप मिल सके। उसी को मैं बोलूंगा कि दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। भाई देखो यहाँ पे तो एक्स वेरी हो रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो, और वाई वर्टिकल एक्सिस पे वेरी हो रहा है। अब कोई ऐसा रिलेशनशिप मुझे मिल जाए कि मैं वहां पे एक्स की वैल्यू बताऊं कि एक्स एक्स की वैल्यू ये है, तो उसमें मुझे करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू मिल जाए, तो वही तो होगी इस पाथ की इक्वेशन। वही इक्वेशन तो बताएगी कि सर जो भी इक्वेशन इसकी आएगी y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, तो जब मैं इसमें x की वैल्यू डालूं तो मुझे y की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाए, उसी को मैं बोलूंगा कि ये रेड कलर का जो ट्राजेक्ट्री है उसका इक्वेशन मुझे मिल गया। अब इसी को निकालने के लिए यहाँ पे देखो क्या करने वाले हम लोग, अलोंग एक्स एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने आपको बताया था कि जो भी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी यहाँ पे यूएक्स कंपोनेंट था, और वो थ्रू आउट ही यूएक्स रहा फाइनल तक। प्रोजेक्ट भाई भूलना मत, वही चीज है, ओ से स्टार्ट हुआ, ए पे गया टॉप मोस्ट पॉइंट, और यहाँ बी पे आ गया। तो जब ये ओ से बी तक गया, उस ड्यूरेशन में पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक जब हमारा प्रोजेक्टाइल गया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वो वर्टिकल प्लेन में था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसके वजह से खाली मेरा वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का था वो चेंज हो रहा था, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन सेम रहा। ठीक है, तो देखो उसी की वजह से मैंने लिख दिया कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में हो गई 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो हो गया 0। अब यूएक्स इनिशियल वेलोसिटी, तो यूएक्स क्या था जब हमने ये ट्राइंगल बनाया था वेलोसिटी ट्राइंगल इसका, तो आप लोग देखो मैंने हाइपोटेन्यूज पे रखा प्रोजेक्शन वेलोसिटी को, तो थीटा वैल्यू ये थी हॉरिजॉन्टल के साथ। अब थीटा के जस्ट सामने वाला आप सबको पता है कि वो आएगा साइन कंपोनेंट, और थीटा के जस्ट एडजेसेंट वाला आएगा कोस कंपोनेंट। तो बेटा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थी, उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरा कौन सा कंपोनेंट आया था, एक्स डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है, यू कोस थीटा। वही लिख दिया मैंने कि एक्स कंपोनेंट इज यू कोस थीटा। तो मुझे वेलोसिटी पता चल गई एक्स डायरेक्शन में, मुझे एक्सेलरेशन पता चल गया। अब देखो, अब मैं इसमें एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको यूज करूंगा और वैल्यू निकालूंगा। देखो यू एक्स एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, उसको मैंने एक्स बोल दिया कि कितना डिस्प्लेस कर रहा हूँ, लेट दैट बी एक्स, मान लो यहाँ से यहाँ तक गया, उसको मैंने एक्स बोल दिया कि एक्स डिस्प्लेस कर रहा हूँ जी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ रख दी, कहाँ गया, इस इक्वेशन के राइट साइड में, कि डिस्प्लेसमेंट कितना है जी, एक्स के बराबर। कब है, जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स है और टाइम टी तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, यू एक्स है और एक्सेलरेशन जी टी है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें मैं 0 रख दूं तो राइट साइड हाफ जी टी स्क्वायर हो गया 0, और यू एक्स की वैल्यू यू कोस थीटा है, यहाँ से मिल रही है मुझे यू इक्वल टू यू कोस थीटा। इसको मैं डाल देता हूँ इस इक्वेशन में नीचे इधर, तो मेरे को फाइनली मिलता है एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा टाइम्स टी, एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा टाइम्स टी। ठीक है, इससे मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकालता हूँ, टी इक्वल टू एक्स बाय यू कोस थीटा। एक बात यहां से आ गई, ठीक है। अब करेंगे सेम कंसेप्ट लगाएंगे वाई एक्सिस के लोग, एक्स से आपको एक रिलेशनशिप मिल गया टी के टर्म्स में, फिर हम वाई के टर्म्स में देखेंगे वाई में क्या है। वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में देखो पॉजिटिव, ये अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव इमेजिन था, और नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, दिस मींस एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, दैट इज माइनस जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरे को एक्सेलरेशन मिल गया माइनस जी यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी क्या थी, हॉरिजॉन्टल में था यू कोस थीटा, वर्टिकल में आया यू साइन थीटा, साइन कंपोनेंट, ये हमने देख लिया। तो ये वेलोसिटी वाई कंपोनेंट जो है ये आ गया। अब फिर से वही इक्वेशन लगाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन का, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो वाई में था तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसा मान लेते हैं कि कुछ डिस्प्लेसमेंट ऐसे वाई हुआ, तो जब ये वाई होगा तो क्या रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान यू साइन थीटा,
क्योंकि यू वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा है। टाइम ऑफ फ्लाइट को टी लिखा, हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस इसलिए आ गया क्योंकि बेटा जी की वैल्यू नेगेटिव थी, तो हाफ ए टी स्क्वायर में माइनस जी पुट कर दिया, तो सेकंड इक्वेशन मुझे ये मिल गई, वाई इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये मिलने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको सोल्व करो फर्दर। टी की वैल्यू आप यहां से रख लो, इक्वेशन नंबर 1 से टी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इक्वेशन 1 से यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या होगा, y इक्वल टू यू साइन थीटा था, टी की जगह आया x बाय यू कोस थीटा, ये आया टी, फिर हाफ जी टी स्क्वायर, एक्स बाय यू कोस थीटा का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको दोबारा रीअरेंजमेंट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो क्या होगा, यू से यू उड़ जाएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा होगा, और एक्स एज इट इज, तो एक्स टेन थीटा माइनस राइट साइड में भी यही कर लो बेटा, क्या करोगे, राइट साइड में कुछ कटेगा नहीं, बस उसको ऐसे ही लिख देंगे, जी एक्स स्क्वायर टू ये, तो ये आपको मिला y की इक्वेशन x के टर्म्स में आपको मिल गई, तो यही हो गई एक तरीके से इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री ऑफ द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल की जो ट्राजेक्ट्री है उसकी इक्वेशन मुझे मिल गई, ये मिल चुकी है इक्वेशन, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी एक कांस्टेंट होने वाला है, थीटा भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो बच गया क्या, x और y, तो x और y का रिलेशनशिप मुझे मिल गया, तो ये इक्वेशन मुझे मिली क्या, ट्राजेक्ट्री की इक्वेशन मिल गई, प्रोजेक्टाइल की जो ट्राजेक्ट्री है यानी पाथ ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल है उसकी इक्वेशन मिली, वो क्या है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें और सिंप्लीफिकेशन करोगे, रेंज के टर्म्स में इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कि रेंज आपको पता थी, रेंज का फॉर्मूला अगर इसमें डालते हो तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही इक्वेशन दूसरे बदले हुए रूप में इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको रेंज की वैल्यू पता है तो आप इसको ऐसे रख सकते हो, बेसिक टर्म्स में ये मिल गई है। ठीक है, अब इसमें दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इन चीजों को याद कर लो, एक तो इसको याद कर लो, एक इसको याद कर लो, इसको याद भी नहीं करोगे तो हो ही जाएगी डिराइव तो, बट ये याद कर लो, ये वाली ज्यादा यूज होती है। कितने बच्चों को ये समझ आया कि हुआ क्या है ये, सो गए सब, यस सर। अच्छे से समझ आया किसी को कि सर ये ठीक ठाक समझ आ गया, यस सर। आ गया ना, आ गया ना, ठीक है बेटा, इनसे घबराएंगे नहीं, तो सिंपल सी डेरिवेशन थी, इसमें ना तो इंटीग्रेशन था ना डिफरेंशिएशन था, सिंपल सब्सटीट्यूशन ऑफ द वैल्यूज था, तो इसमें घबराओ मत बिल्कुल। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट यहाँ पे सीखा इसके जस्ट बेस्ड है एक न्यूमेरिकल, उसको आप लोग अटेम्प्ट करो एक बार, ये न्यूमेरिकल ट्राई करो, ये ट्राई करो, फिर देखते हैं क्या रहता है। अब प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी, आपको इनिशियल वेलोसिटी u दे दी गई है, i कैप प्लस 2j कैप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स ट्राजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालो, g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप यही यूज करना, देखो बेटा, अगर आपको वेक्टर्स की समझ है, वेक्टर्स नहीं भूले हो, तो इस इक्वेशन से ही हो जाएगा, ये एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशंस को यूज करते हुए आप लोग इसको सोल्व करोगे। देखो u इक्वल्स टू आई कैप दिया है और 2j कैप, इसका मतलब क्या हुआ, u एक वेलोसिटी वेक्टर है जिसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है 1 है और y डायरेक्शन में कंपोनेंट है 2, तो देखो ऐसे x बना डायरेक्शन, ऐसे y का डायरेक्शन बना, अब जो ये वेक्टर आपको दिया गया है ये ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइन होगा, क्यों, क्योंकि ऐसा कुछ होगा, देखो मतलब इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट है 1 है और उसी टाइम पे y में 2 है,
तो क्या लिख सकते हो, एक्स कंपोनेंट यू एक्स इज इक्वल टू 1 ऐसे लिख सकते हो, और यू वाई लिख सकते हो 2, सीधा देख के। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन का सफिक्स जो है वो 1 है, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन का सफिक्स है वो 2 है। तो 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स इज 1, वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज 2। अब ये दोनों वैल्यूज आप यूज करो इस इक्वेशन में और फाइंड आउट करो y के टर्म्स में x को, वही होगी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। ट्राई करो, समझाऊंगा मैं, ट्राई करो। किन बच्चों को बहुत लेट मैसेज मिला है क्लास का, जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं जस्ट रिसेंटली 5-10 मिनट में? ठीक है, ठीक है, तुम लोगों को एक बार मैं फिर से लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में, तो क्लास छूट गई हो तो कुछ रेलेवेंट टॉपिक थर्ड बैच में भी चल रहे हैं, तो वहां पे आ जाना बेटा दोबारा से 8 बजे, ओके सर। है ना। अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है ही हमारे पास, ये भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर दूंगा मैं सॉरी बोल के, क्योंकि कुछ गलती से हो गया, मैं चेक ही नहीं कर पाया लिंक, ये एक इशू रहा। फिर बच्चे आए कुछ 5-6 बच्चे, मैं मुझे लगा कि मैं यार आज तो कुछ गड़बड़ है क्या, फिर मैं गया भी टाइम टेबल पे भी देखा, फिर बताया इन लोगों ने कि सर आपने जो लिंक भेजा है उसमें कुछ लोचा है, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है। एक बार ट्राई कर लो, थोड़ा सा ट्राई कर लो, उम्मीद है नहीं कर पाओगे बट फिर भी एक बार ट्राई कर लो। आपको बिल्कुल बता दिया मैंने, देखो एक्स कंपोनेंट है वो है यू एक्स इज 1, वाई कंपोनेंट है वो यू वाई है वो 2 के बराबर है। अब यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसको यूज करो और फाइंड आउट करो। चलो मैं करा दूं। यस सर। मैं ही करा देता हूँ, देखो। यस सर। आपको इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ था जिसको बोलते हैं आई प्लस 2 जे, यानी कि आई कैप प्लस 2 जे कैप, 1 i कैप प्लस 2 j कैप। दिस मीन्स एक्स डायरेक्शन में जो ऐसी वेलोसिटी जो किसके बराबर होगी, ऐसी वेलोसिटी जो आई कैप प्लस 2 j कैप के बराबर होगी, उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है 1, उसको मैंने लिख दिया यू एक्स इज 1 मीटर पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन में क्या है, जो वैल्यू जे के साथ लिखी हुई है, भूलो मत यार, यूनिट एंड टाइम आपको याद नहीं है कि वेक्टर्स में ये पढ़ा था, यू वाई इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक्स में हो गया 1 और वाई में हो गया 2, क्यों? क्योंकि जो आई कैप के साथ लिखा था वो एक्स कंपोनेंट होता है, जो वाई कैप जो जे कैप के साथ लिखा था वो वाई कंपोनेंट होता है। यही चीज तो हम चीख चीख के कर रहे थे यार वेक्टर्स में, तो वो यूज करेंगे ना, इसलिए तो किया था। अब देखो यू एक्स इज 1 मीटर पर सेकेंड, यू वाई इज 2 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया समझ कहाँ से आया, यस। है यस ना। सर। तो अब मैं लिख रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, एक्स में कितना डिस्प्लेस हुआ, तो उसको लिख देंगे कितना होगा, वेलोसिटी टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यू एक्स इंटू टी। ये सिंपल हुआ, रेंज लिखा ना, रेंज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यही तो करते आ रहे थे, आर इक्वल टू यू एक्स टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट, वही यूज किया, उससे लिखा एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यू एक्स की वैल्यू 1 है इसलिए एक्स इक्वल टू टी मुझे मिल गया यहाँ से। ठीक, दोबारा इसको लिखा y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में क्या है बेटा
ui y कंपोनेंट, t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, नेगेटिव डायरेक्शन में g होती है इसलिए -1/2 gt² आ गया। ठीक, अब ui की वैल्यू 2 रख दो, ui की वैल्यू 2 रख दो, y इक्वल्स टू 2t -1/2 इंटू 10, जी की वैल्यू 10 दी हुई है क्वेश्चन में, ये देखो यहां से पुट कर दिया इसको, t², t वही है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब y इक्वल्स टू 2t मिल गया। अच्छा, और t की वैल्यू x के बराबर आई थी क्योंकि जब मैं x डायरेक्शन में मोशन को सॉल्व कर रहा था तो मेरी x की वैल्यू वहां से t के बराबर आ गई थी। तो देखो y इक्वल्स टू 2t -1/2 10t² में अगर x रिप्लेस कर दो तो क्या आएगा, 10 से 2 को उड़ा दो 5 आ गया, तो क्या आएगा बेटा 2x -5x², ये y के बराबर आ गया। अब देखो x को अगर y से रिलेट कर पाए, दिस मीन्स हमने जो भी कर्व था उसकी इक्वेशन प्राप्त कर ली, यही तो है यार। ये कर्व था, इसमें अगर मैं x की वैल्यू दूं आपको और आप y की वैल्यू बता पाए हो उसके करस्पॉन्डिंग किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन से, तो क्या वही इक्वेशन नहीं होगी यार इसकी पाथ की। तो देखो अब y इज सम फंक्शन ऑफ x मिल गया ना मुझे, एंड दैट फंक्शन इज नथिंग बट दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू डालोगे आपको ऑटोमेटिकली y की वैल्यू मिल जाएगी, तो यही इक्वेशन हुई इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब कहानी ये है कि इसको आप लोग सब, जिनको ये समझ नहीं आया, मुझे भरोसा है मैक्सिमम बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा, या नहीं अभी ऐसा लग रहा होगा कि शायद नहीं कर पाओगे, तो आप इसको कल क्लास में आने से पहले एक बार अटेम्प्ट करो। कल तो छुट्टी है, आप इसको परसों क्लास में आने, जब भी आपकी क्लास हो उस टाइम तक इसको एक बार एक नजर करके आओगे, है ना, पढ़ के आओगे, फिर से दोबारा कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तब अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को